हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा पर स्वागत है। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। इकोनॉमी सर्वे 2025-26 की हम बात करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारा, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि जीडीपी हमारा क्या है, इन्फ्लेशन कैसा रहा है, हमारा पर कैपिटा इनकम कैसा रहा है, तो हम सब देखेंगे इसे। और ये जो हमारा जो वीडियो होगा, ये मतलब जो ये पूरा वीडियो होगा, ये आपके बीपीएससी, बिहार एसएससी की बात करें, बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4 की बात करें, या फिर अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो भी है, उसके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। हम अपना भारत का अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था का हम बात करें तो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में क्या दिया हुआ है। तो आर्थिक सर्वेक्षण हमारा है क्या, पहले हम ये जानेंगे। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार एक वार्षिक दस्तावेज है, जिसमें कि हम पिछले वर्ष के आर्थिक मतलब जो भी प्रदर्शन होंगे उसकी समीक्षा की जाती है, और जो आगामी वर्ष के लिए, यानी कि जो हमारा जो आने वाला जो वर्ष होता है, उसके अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ चुनौतियां होती हैं, उसमें कुछ अवसर होते हैं, या फिर कुछ नीतिगत सुझाव होंगे जिसका कि विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण में। तो हम इसे जानते हैं कि ये आर्थिक हमारा सर्वेक्षण है। अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा कि देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जारी कौन करता है। तो इसको जारी करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं। और इसको केंद्र बजट, जो हमारा केंद्र का जो बजट होता है, वो बजट पेश होने से एक दिन पहले इसे पेश किया जाता है। और इसे कौन पेश करते हैं, तो ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में ये तैयार किया जाता है, और वो इससे जो हमारी वित्त मंत्री है वो पेश करती है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो निर्मला सीतारमण जी 29 जनवरी 2026 संसद में पेश किया। और आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है, हमने बताया अभी। और इसे पेश कौन करते हैं, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण का जो किसके मार्गदर्शन में पेश किया जाता है, तो जो आर्थिक सलाहकार होते हैं उसके मार्गदर्शन में। और कौन है हमारे आर्थिक सलाहकार, तो वी अनंत नागेश्वरन है, जिनके मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्री ने इसे पेश किया है। देखिए, भारत का प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण की हम बात करते हैं, तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था, और वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ ही इसे पेश किया जाता था। परंतु 1964 के बाद इसे एक दिन पूर्व अलग से पेश किया जाने लगा। तो हमने देखा कि हमारा आर्थिक सर्वेक्षण कब से स्टार्ट हुआ, कब से प्रस्तुत किया गया, तो हमने ये देखा। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र डालते हैं। हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ क्या कहता है, ये हम देखते हैं। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र हम डाल रहे हैं कि जीडीपी वृद्धि दर की हम बात करते हैं, जो कि स्थिर कीमतों पर किया जाता है, और ये प्रतिशत में किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 2025-26 का जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 7.4 रखा गया है, और जो 26-27 का होगा उसे अपेक्षित, यानी कि एक अनुमानित अपेक्षा किए हुए हैं कि वो 6.8 से 7.2%। अब बात करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, 2024-25 की बात करते हैं, तो इस समय हमारा 6.5 रखा गया था। तो अभी हम 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें कितना अनुमान लगाए हैं कि 7.4 हमारा रहेगा। अब ये हम जानते हैं कि जीडीपी वृद्धि दर आखिर है क्या। तो देखिए, जीडीपी वृद्धि दर यह बताता है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है पिछले वर्ष की तुलना में कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसे हम कहते हैं कि जीडीपी वृद्धि दर। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति
निवल राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति जो हमारा कितना इनकम होगा उसके बारे में देखेंगे। और उसको कैसे डिफाइन किया कि तो लाख में ये हम डिफाइन करते हैं और ये चालू कीमतों पर किया जाता है। तो हम देखेंगे कि अगर बात करते हैं प्रीवियस ईयर के डेटा की बात करेंगे तो 2023-24 में हमारा 1.89 लाख रखा गया था। अभी हम 2024-25 की हम बात करते हैं तो 2.05, और 25-26 की अगर बात करते हैं अनुमानित किया गया है कितना, तो 2.20 लाख। अब हम बात करते हैं कृषि पशुधन की। कृषि पशुधन वानिकी और मछली पकड़ना, इसमें मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य में वृद्धि रखा गया है। अब देखिए इसका 25-26 का हमारा जो अनुमानित किया गया है कितना, तो 3.1। औद्योगिक उत्पादन की अगर हम बात करते हैं औद्योगिक उत्पादन की, तो ये 25-26 का कितना रखा गया है, तो 6.2। अब देखिए सेवाएं की बात करें, यानी कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसकी बात करते हैं, तो इसमें कितना अनुमानित किया गया है, इसका अनुमानित किया गया है 9.1%। अब हम बात करते हैं कि विदेशी मुद्रा, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, जो कि बिलियन डॉलर में बताया जाता है, और ये वर्ष के अंत में बताया जाता है। तो हम देख रहे हैं, पहले हम जानते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार एक्सचेंज है क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं तो वो है क्या, यानी कि किसी देश के जो केंद्रीय बैंक, यानी जैसे हमारा बैंक भारत का बैंक कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जो केंद्रीय बैंक के द्वारा रखी गई जो विदेशी मुद्रा होती है, या फिर जैसे कि गोल्ड होता है, और जो विशेष कुछ पेपर्स होते हैं जैसे SDR होते हैं, IMF में रखा हुआ कुछ हमारा जो भंडार होता है कुछ भी, तो उसे हम मतलब टोटल का अगर हम कैलकुलेशन कर दें कि अपने पास कितना रिजर्व में है, तो वो हुआ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। तो ये हम देखते हैं कि हमारा 23-24 की हम बात करते हैं तो ये हमने देखा था कितना था, तो 668 बिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं। 2024-25 की हम बात कर रहे हैं तो 2024-25 में कितना रहा, तो 701 बिलियन डॉलर। तो हमने देखा कि 701 बिलियन डॉलर, और अभी हमने हाल ही में अनुमानित किया है वो भी हम देखेंगे। तो ये प्रीवियस वाला डेटा जो हमारा 24-25 का, ये आप ध्यान रखेंगे कि 701 बिलियन डॉलर। अब बात करते हैं हम राजकोषीय घाटा की, जो कि पूरे GDP का परसेंट निकाला जाता है। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा होता क्या है, तो देखिए राजकोषीय घाटा यह दर्शाता है कि सरकार को अपने व्यय को पूरा करने के लिए कितनी राशि को उधार लेनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जब सरकार के पास टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च की हम बात करें, और उससे जो कुल प्राप्तियां होती, कुल प्राप्तियां हमें मिल जाती है, और जो कि मतलब कुल प्राप्तियां मतलब जो हम उधार लेते हैं उसे छोड़ के बात कर रहे हैं, तो इसके जो दो डिफरेंस होते हैं इस दोनों के व्यय में और जो कुल प्राप्तियां होती है उसमें जो डिफरेंस आता है, दोनों को अगर घटाया जाए तो उसमें जो डिफरेंस आते हैं उसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। मान लीजिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, हम देखते हैं कि यदि सरकार से हम सरकार का कुल व्यय मान लीजिए कितना खर्च है, तो हम बात करते हैं जैसे कि 50 लाख करोड़ की हम बात करते हैं, 50 लाख करोड़ रुपया खर्च है। ठीक है, और उधार को अगर हम छोड़कर बोले कि कुल प्राप्तियां कितना है अपने पास, तो वो मान लीजिए 42 लाख है, 42 लाख हो, इसकी बात करते हैं। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, इस दोनों का जो डिफरेंस निकला हमारा, वो क्या हुआ, तो ये हमारा हो गया राजकोषीय घाटा। जो डिफरेंस हमारा कितना निकला, तो ये जो हमारा 8 लाख रुपया जो निकला, ये हमारा क्या हो गया, राजकोषीय घाटा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो हाँ, हमने राजकोषीय घाटा के बारे में देखा। ये तो 23-24 की अगर बात करें तो 5.5% रखा गया था, और 2024-25 की बात करें तो ये अनुमानित अंतिम अनुमान लगाया गया था, तो ये कितना था, 4.8%। अब हम बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को जो 16 अध्याय में बांटकर वर्णन किया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो
तो देखिए हमारा पहला अध्याय क्या है, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति की बात करते हैं हम। अर्थव्यवस्था की स्थिति में क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे, बहुत सारे इसमें पॉइंट है उतना नहीं दिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे मैं हाईलाइट करते जाऊंगी, आप लोगों को बताते जाऊंगे। अब देखते हैं, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति की बात करें तो वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी और जीवीए वृद्धि के प्रथम अग्रिम अनुमान क्रमशः कितना है, तो देखिए कितना रहा है, तो 7.4% और 7.3%। जीडीपी की बात करें तो 7.4% और हम जीबीए की बात करें तो 7.3%, जिससे भारत जो है हमारा वो चौथे वर्ष विश्व में सबसे तेजी से बढ़ोतरी करने वाला अर्थव्यवस्था बन गया है। अब हम बात करते हैं कि हम जीडीपी, अगर जीडीपी की हम बात करते हैं, जीडीपी क्या है, हमारा जीबीए क्या है, तो देखिए जीडीपी क्या होता है कि जीडीपी हमारा, जैसे देश का जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था का आकार कितना बड़ा है, कितना है, वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जीडीपी वो बताता है। यानी कि जीडीपी क्या होगा कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की जो सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि की बात करें तो जैसे कि हम आम तौर पे एक वर्ष की बात करते हैं, तो जो एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और जो भी सेवा है उसके कुल मौद्रिक मूल्य जो भी होंगे उसे हम जीडीपी कहेंगे। और जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो जीडीपी हमारा कैसे निकलेगा, तो देखिए एक तो पहली बात है कंजम्पशन की बात करेंगे, यानी कि उपयोग, जो हमारा उपभोग व्यय है, जो हमारा खर्च होगा वो हो गया कंजम्पशन। प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो व्यय हम निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो तीसरा हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि सरकार का जो व्यय कितना हुआ उसकी हम बात करते हैं। और हमारा चौथा हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा हुआ, एक्सपोर्ट में हम इंपोर्ट को घटाते हैं तो जो डेटा हमें मिला वो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंडिचर, और जो हमारा दोनों का डिफरेंस निकला इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ये हमारा निकलेगा जीडीपी। ये हुआ हमारा जीडीपी। अब हम जीबीए की बात करते हैं, तो जीबीए हमारा क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जीबीए हमारा कैसे निकलेगा, तो जो हमारा जीडीपी होता है, जीडीपी प्लस जो हमारा नेट इनकम हुआ, नेट इनकम कौन सा, जो हम जो हमारा विदेशी कंट्री से आता है उसकी हम बात करते हैं नेट इनकम। तो जो हमारा जीडीपी है और ये जो विदेशी कंट्री से जो आया हमारा नेट इनकम होता है, उसको हम दोनों को जोड़ते हैं तब हमारा जीबी निकलता है। आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 2026 में निजी अंतिम उपयोग पीएफसी 7% बढ़ा है, जो सकल घरेलू जीडीपी का कितना रहा है, तो 6.15% रहा है। और यह वृद्धि मुख्य रूप से कम मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की बात करते हैं, स्थिर रोजगार और वास्तविक क्रय शक्ति में सुधार के कारण संभव हुआ है। और बेहतर कृषि उत्पादन में ग्रामीण उपभोग को मजबूती दी गई है, जबकि शहरी उपभोग में सकारात्मक सुधार देखा गया है। तो ये हमने देखा, ये हमारा रहा अर्थव्यवस्था का स्थिति। ये हम देख लेते हैं आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत की जो जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान जो लगाया गया वो हम देखते हैं। तो देखिए 24 वित्तीय वर्ष की बात करेंगे और जीडीपी में वृद्धि कितना है वो बात करेंगे। तो 24-25 का जो अंतरिम अनुमान लगाया गया था ये कितना था, तो 6.5%। 2025-26 का जो पहला अग्रिम अनुमान लगाया गया वो कितना है, तो 7.4%। और जो 2026-27 में अपेक्षित एक अनुमान लगाया गया है
वो कितना है अपेक्षा किया गया है, तो 6.72% की वृद्धि, यानी कि 6.8 से लेकर 7.2 की वृद्धि हम जीडीपी में देखेंगे। अब भारत का स्थान देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में हमारा क्या है। तो भारत का स्थान हमारा वैश्विक सेवा निर्यात में बात करेंगे तो 7वां स्थान हमारा रहा है। सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाओं में बात करेंगे तो 6ठा स्थान रहा है। सेवाओं के निर्माण की बात करेंगे तो 8वां स्थान रहा है। विदेशी मुद्रा में देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार में अपना 4था नंबर पे है, यानी कि हम 4थे रैंक पे रहे विदेशी मुद्रा भंडार में। सीमेंट उत्पादन में हमारा 2रा स्थान है। वस्त्र और परिधान के निर्यात की बात करेंगे तो हमारा छठा रैंक है। दवा और उद्योग मात्रा में हिसाब की बात करेंगे तो 3रा रैंक है। और देखिए भारत का जो रेलवे नेटवर्क की बात करेंगे तो रेलवे नेटवर्क में जो भारत होता है 4था स्थान पे है। अब हम आगे देखते हैं वित्त वर्ष 2026 में निवेश गतियां मजबूत रही हैं। और देखिए इसमें साथ ही हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसमें 7.8% की वृद्धि हुई है, जो कि हमारा जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, तो जीडीपी में हमारा हिस्सेदारी कितना है, तो 30% तक पहुंच गया है इसका हिस्सेदारी। अब हम बात करते हैं कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आखिर है क्या। तो देखिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, तो किसी अर्थव्यवस्था में जो एक निश्चित अवधि के दौरान जो अस्थायी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए किए गए कुल निवेश, यानी कि जो हमारा टोटल निवेश होगा जो हम एक वर्ष के लिए मात्र करेंगे, मान लें 1 वर्ष के लिए करेंगे, तो वो जो हमारा कुल निवेश होगा वो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अब हम आगे देखते हैं अध्याय 2 की बात करते हैं। तो देखिए राजकोषीय घटनाक्रम विश्वसनीय समीकरण के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करना। अब इसमें हम क्या देखेंगे इम्पोर्टेंट है, तो देखिए सरकार की जो संतुलित वित्तीय रणनीति में जो हमारा आर्थिक मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को मजबूती प्रदान की है। अब मैक्रो इकोनॉमिक की हम बात करें क्या है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था को जो आकलन होता है, पूरी अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। तो मैक्रो यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन होता है वो हमारे आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करता है। अब बात करते हैं केंद्र की जो राजस्व प्राप्तियां जो कि वित्त वर्ष 16 से 20 के दौरान जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का औसतन कितना रहा, तो 8.5% था। अब बात करेंगे वित्त वर्ष 22 से लेकर 25 तक में जो जीडीपी का लगभग बढ़कर कितना हो गया, तो वो 9% हो गया है। राजस्व में इस सुधार का मुख्य कारण गैर कॉर्पोरेट कर संग्रह में वृद्धि है, यानी कि जो हमारा गैर कॉर्पोरेट संग्रह है उसमें वृद्धि है। यानी कि पहले महामारी से पहले यह जीडीपी का लगभग कितना था, तो 2.4% था, और महामारी के बाद इसे देखा गया तो ये बढ़कर 3.3% हो गया। अब बात करते हैं कि प्रत्यक्ष कर आधार में जो निरंतर वृद्धि देखी गई है, जो हमारा प्रत्यक्ष कर है उसके आधार में जो निरंतर वृद्धि देखी गई है, जैसे कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2021-22 में कितना था, तो 6.9 करोड़ था। पहले हमारा 6.9 करोड़ था, जो कि वित्त वर्ष 24-25 में ये बढ़कर कितना हो गया, तो 9.2 करोड़ हो गया। तो हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा वो लगातार वृद्धि कर रहा है। अब बात करते हैं हम अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान, अप्रैल 2025 के दौरान जो हमारा सकल जीएसटी संग्रह, जो जीएसटी संग्रह है वो हमारा 17.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि हर साल वो कितना वृद्धि दिखा जा रहा है, यानी कि 6.7% की वृद्धि को वो दर्शा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हर साल 6.7% वृद्धि हो रहा है जीएसटी संग्रह में, यानी कि जो जीएसटी का हमारा कलेक्शन आ रहा है। देखिए 2025 में यह जीडीपी के कितना परसेंट, तो 4% तक पहुंच गया था, और अभी हम कितना दिखा रहे हैं, तो 6.7%।
अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान जो संचय ई-वे बिल वॉल्यूम जो हमारा बढ़ रहा है, वो जो हर साल बढ़ रहा है कितना परसेंट, तो 21% बढ़ रहा है। अब ई-वे बिल क्या है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिल की बात करते हैं वो है। प्रभावी पूंजीगत अवधि, केंद्र सरकार का जो प्रभावी पूंजीगत व्यय महामारी के पूर्व अवधि में जो जीडीपी का औसतन कितना था, तो 2.7% था महामारी के पहले, और उसके बाद कितना रहा, तो 3.9% हो गया। तो ये देख रहे हैं कि हम इसमें भी वृद्धि हुआ है। अब प्रभावी पूंजीगत व्यय हमारा है क्या, तो देखिए प्रभावी पूंजीगत व्यय होता है हमारा जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारा पूंजीगत व्यय जिसकी बात करते हैं वो हुआ, प्लस जो हमारा पूंजीगत यानी कि जो हम लोग को जो एक अनुदान में जो मिला वो राशि, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो होता है वो हमारा प्रभावी पूंजी व्यय है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2024-25 में जो राज्यों को जो पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के माध्यम से राज्य को 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का जो 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, और पूंजीगत व्यय लगभग इसमें 2.4 बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महामारी के बाद की अवधि में देखिए राज्य सरकार का जो संयुक्त राज्य कोषीय घाटा रहा है, जो जीडीपी के लगभग कितना परसेंट रहा है, तो जीडीपी के 2.8% पर स्थिर रहा है। हालांकि हाल ही के वर्षों में यह बढ़कर कितना हो गया 2025 में, तो 3.2% हो गया है। तो ये देख रहे हैं कि हमारा जो राज्य वित्त पर जो उभरता हुआ दबाव है उसको दर्शाता है। तो हमारा राजकोषीय घाटा ये काफी बढ़ा है, तो यानी कि देश घाटे में है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा तीसरा अध्याय क्या है, तो मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय अंतर मध्यस्थता विनायक प्रदर्शन में सुधार। तो देखिए 2026 अप्रैल से दिसंबर तक 2025 के दौरान जो हमारा मौद्रिक वित्तीय क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन देखा गया है। बैंकिंग क्षेत्र में जो प्रदर्शन की बात हम करेंगे, तो देखिए 2025 तक में जो जीएनपी अनुपात घटकर वो 2.2% और शुद्ध एनपीए जो औसत हमारा 0.5% रह गया, जो पिछले कई दशकों में यह न्यूनतम स्तर पर है। 31 दिसंबर 2025 तक जो अनुसूचित वाणिज्य बैंक का जो बकाया ऋण है उसमें 14.5% का वृद्धि रहा है, जो कि 2024 में कितना था, तो 11.2% की तुलना से काफी अधिक है। बात करते हैं हम वित्तीय समावेशन की बात करते हैं, तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि कब शुरू हुआ था, तो ये 2014 में शुरू किया गया था, और मार्च 2025 तक इसमें 55.02 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं अभी तक में। बात करते हैं हम स्टैंड अप इंडिया योजना की, तो स्टैंड अप इंडिया योजना कब स्टार्ट किया गया था, तो ये हमारा 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया था स्टैंड अप इंडिया योजना। और इसके अंदर हम देखिए कि जो एससी और एसटी और महिला उद्यमियों को वो ग्रीन फील्ड उद्यम के लिए नए व्यवसाय की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात करें, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1 जून 2020 को स्टार्ट हुआ था, और ये जो है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत जो रेहड़ी पटरी वाले के हैं उसको ऋण दिया जाता है, पूंजी दिया जाता है, उनसे ऋण दिया जाता है ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, और मार्च 2030 तक उसको बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की हम बात करते हैं, तो ये हमारा स्टार्ट कब हुआ था, तो 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुआ था, और अक्टूबर 2025 तक इस योजना के तहत 55.45 करोड़ ऋण जो खाता के माध्यम से
36.18 लाख करोड़ रुपए अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। आज हम देखते हैं कि वित्त क्षेत्र में जो अन्य पहलू रहा है उसके बारे में देखते हैं कि जो डीमेट अकाउंट की बात करें कितने जोड़े गए हैं, तो देखिए डीमेट खातों की संख्या अभी कितना है, तो 2.1 करोड़ से अधिक हो गई है डीमेट के अकाउंट। म्यूचुअल फंड उद्योग का भी विस्तार हुआ है इसमें, और इसमें देखिए कि 5.9 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर थे 2025 के अंत तक की बात कर रहे हैं। तो गिफ्ट सिटी में जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, गिफ्ट सिटी जो कि हमारा गुजरात में बोलते हैं, गुजरात हमारा गिफ्ट सिटी, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के लिए, यह सही दिशा प्रदान करने के लिए यहाँ तैयार किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि बाहरी क्षेत्र में जो दूरगामी लक्ष्य की तैयारी की जाएगी उसके बारे में देखते हैं। तो वस्तु निर्यात में जो भारत की हिस्सेदारी का जो 1% से लगभग 1% से लेके लगभग 2 गुने होकर 1.8% हो गया। अभी कितना हो गया है, तो वस्तु जो निर्यात हो रहा है हमारा भारत में जो हिस्सेदारी है उसमें 1.8% है। और वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात की हम बात करें तो 4.3% हो गया। देखिए अंकटाड का जो व्यापार और विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार हमारा जो भारत है वो व्यापारिक साझेदारों के विविधीकरण में अग्रणी अर्थव्यवस्था में शामिल है। यानी कि भारत में जो ग्लोबल साउथ में वो कितने स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पे रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में जो भारत का कुल निर्यात जो है हमारा कितना रहा है, तो 8.253 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया हमारा भारत का कुल निर्यात, जो कि हम देख रहे हैं कि वो कितने परसेंट का वृद्धि है, तो 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है हमारा हर साल का। गैर पेट्रोलियम निर्यात की हम बात करेंगे तो 374.3 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है जो हमारा गैर पेट्रोलियम निर्यात हो रहा है। बात करते हैं हम सेवा निर्यात की, तो सेवा निर्यात हमारा कितना, तो 387.6 अरब अमेरिकी डॉलर के अब तक का सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि सेवा निर्यात हमारा सबसे ज़्यादा हो रहा है। और इसमें कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई, तो 13.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। दो 2026 की दूसरी तिमाही में देखिए भारत का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना परसेंट रहा है, तो 1.3%, जो कि अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति को दर्शाता है। भारत में विश्व प्रेषण प्राप्त करने में सबसे बड़ा जो हमारा देश रहा है कौन, तो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश हमारा भारत रहा है विश्व में नंबर 1 पर। और देखिए प्रेषण अंतर्वाह कितना बढ़ गया, तो 135.4 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। 16 जनवरी 2026 तक जो भारत का, अभी हम बात कर रहे थे विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर रहे थे, तो 16 जनवरी 2026 का जो हमारा डेटा है इसमें 701.4 अरब अमेरिकी डॉलर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। अप्रैल नवंबर 2025 के दौरान जो कुल मिलाकर 64.7 अरब अमेरिकी डॉलर कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारे पास, जो एफडीआई की बात करेंगे तो एफडीआई हमारा कितना है, तो 64.7 अरब अमेरिकी डॉलर हमारा एफडीआई है।
2024 में 1000 से अधिक परियोजनाओं में के साथ जो ग्रीन फील्ड निवेश की घोषणाओं में वैश्विक स्तर पर भारत कितने स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है। बात करते हैं महंगाई नियंत्रित है या फिर स्थिर की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला की शुरुआत के बाद अब तक की सबसे कम मुद्रास्फीति दर्ज की गई है, यानी कि इन्फ्लेशन हमारा सबसे कम दर्ज किया गया है, जो कि अप्रैल दिसंबर 2025 तक औसतन कितना इन्फ्लेशन रहा है? तो 1.7% रहा है। और 2025 में मुद्रास्फीति में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। 2025 में ये गिरावट कितना दिखा गया है? तो 1.8% गिरावट रहा है। अब देखते हैं कृषि और खाद्य प्रबंधन के बारे में, देखते हैं हमारा अध्याय 6 की बात कर रहे हैं। तो पशुपालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है हमारा, और इसमें 195% की वृद्धि दर्ज की गई है पशुपालन में। बात करते हैं मत्स्य पालन के क्षेत्र में, तो इसमें भी उत्कृष्ट प्रदर्शन देखा गया है। और देखिए 2014 से लेकर 24 के दौरान ये 140% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पिछले दशक से 2004 से 14 में काफ़ी कम वृद्धि गई, जबकि पिछले दशक में काफ़ी कम वृद्धि देखी गई थी, यानी कि अभी वृद्धि हमारा बढ़ा है, मत्स्य पालन ज़्यादा होता है। देखिए 2024-25 के दौरान भारत का कुल हमारा खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो 357.73 लाख मीट्रिक टन की बात कर रहे हैं। तो हमारा खाद्यान्न कितना है? तो 357.73 लाख मीट्रिक टन है हमारा खाद्यान्न। और सबसे ज़्यादा उत्पादन देखिए वृद्धि किसमें हुआ है? तो वृद्धि चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज जो होते हैं उसमें उत्पादन में बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा हुई है। बागवानी क्षेत्र में जो है, बागवानी क्षेत्र की कृषि की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा वृद्धि देखा गया है। और बागवानी उत्पादन हमारा कितना है अभी? तो 362.08 मिलियन टन तक पहुंच गया हमारा बागवानी उत्पादन। 31 दिसंबर 2025 तक इस पोर्टल से लगभग 1.79 करोड़ किसान, 2.72 करोड़ व्यापारी और 4,698 एफपीओ जुड़ चुके हैं, जिसमें कि 23 राज्य और 4 संघ शासित प्रदेश हैं। फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है, यानी कि एमएसपी जो हमारा रखा गया है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए धान की हम बात करेंगे। धान का जो एमएसपी रखा गया है वो 2300 रखा गया है, और ए ग्रेड का धान का बात करेंगे तो वो 2320 रखा गया है। ये हमारा धान का एमएसपी है। और भी बहुत सारे अनाज का एमएसपी है, बट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे हम बस इतना ही देखेंगे। आगे हम देखते हैं किसानों की आय सुरक्षा के साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की हम बात करें तो ये स्टार्ट कब हुआ था? ये हमारा स्टार्ट हुआ था 12 सितंबर 2019। 12 सितंबर 2019 को स्टार्ट हुआ था ये। और ये मासिक पेंशन योजनाएं संचालित होती है, और 31 दिसंबर 2025 तक इस योजना के अंतर्गत कितना? तो 24.92 लाख जो किसान है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 की बात करते हैं, जो कि ये मनरेगा के जगह इसका नया नाम दिया गया है। विकसित भारत जी अधिनियम जो ग्रामीण रोजगार गारंटी की हम बात करते हैं वो है।
आगे हम देखते हैं सेवाएं और स्थिरता में जो नए आयाम की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जीडीपी में जो हमारा सेवाओं का जो हिस्सेदारी है, जो 2026 के पहली छमाही की बात करते हैं, तो ये बढ़कर हमारा कितना हो गया, 53.6% हो गया हमारा सेवा में हिस्सेदारी, जो कि यह अब तक का मतलब अब तक का कह सकते हैं कि ये 2026 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार अब तक का सर्वोच्च स्तर है 5.4% पर जो पहुंचा हुआ है। तो हम सेवाओं में हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, यानी कि निर्यात करने में, सेवा निर्यात में हम 7वें नंबर पे आते हैं। सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई का जो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है, तो भारत है। ये भी हम देखते हैं कि भारत ही है हमारा, जो कि 23 से 25 के दौरान कुल एफडीआई प्रवाह कितना रहा है, औसत लगभग 80.2% रहा है, जो कि 2016 से 20 तक में कितना अधिक है, देखिए 77.7% अधिक है। नेक्स्ट है उद्योग की नई उड़ान, संरचनात्मक रूपांतरण और वैश्विक एकीकरण की बात करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा विनिर्माण क्षेत्र की जो विकास दर में तेजी आई है काफ़ी, जहां वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में जीवीए कितना है, तो 7.72% है, और दूसरी तिमाही की बात करें तो 9.13% दर से ये काफ़ी बड़ा है, जो कि संरचनात्मक सुधार को दर्शाता है हमारा। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की बात करेंगे तो 14 क्षेत्रों में से लागू किया जा रहा है और 2025 तक 18.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन भी इसमें हुआ है। भारत के नवाचार प्रदर्शन में जो निरंतर तेजी देखी गई है, हम देख रहे हैं कि नवाचार प्रदर्शन में काफ़ी वृद्धि रहा है हमारा, और जो नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, तो 2019 में 66वें नंबर पे था और 2025 की बात करें तो ये 38 इसका रैंक हो गया। नवाचार प्रदर्शन में हमारा 38 रैंक है भारत का। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने घरेलू क्षमताओं को उन्नत बनाया है, जिसके तहत 6 राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर विनिर्माण और पैकेजिंग परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए लगभग कितना 1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब बात करते हैं निवेश और संरचना और संपर्क सूत्र, क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक को सुदृढ़ करना। तो देखिए इसमें पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2018 में 2.63 लाख करोड़ रुपए से लगभग कितना बढ़ गया है, तो 4.2 गुना बढ़कर 2026 में हो गया। ये बजट क्या है, अनुमान के अनुसार। दो हजार 26-27 के लिए इसे बढ़ाकर कितना रखा गया, तो 12.2 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावना रखा गया है और लेटेस्ट डेटा हमारा क्या है, तो 11.21 लाख करोड़। पिछले दशक में अगर राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क की बात करें तो 60% से अधिक वृद्धि हुई है पिछले दशक में, और 2026 दिसंबर तक की हम बात करें तो टोटल कितना, तो देखिए 1,46,572 किलोमीटर हमारा नेटवर्क है। जो हमारा राजमार्ग नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो कितना है, 1,46,572 किलोमीटर। देखिए वित्त वर्ष 2026 दिसंबर तक कितना टोटल 5,364 किलोमीटर हो गया हमारा। ये क्या हमारा, तो हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया, यानी कि घरेलू विमानन बाजार की बात करेंगे तो भारत तीसरे नंबर पे है।
और हवाई अड्डों की संख्या कितना है अभी हाल ही में 2025 में 164 है। विद्युत क्षेत्र में जो क्षमता हमारा निरंतर वृद्धि दर्ज किया गया है, काफ़ी विस्तार रहा है हमारा। और नवंबर 2025 तक का जो डेटा है हमारा, उसमें हम 11.6% बढ़ा है, जो कितना हो चुका है अभी 509.74 गीगावाट। 509.74 गीगावाट हम बिजली पैदा करते हैं। नवंबर 2025 तक कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो 49.83%, यानी कि 49.83% हम नवीकरणीय ऊर्जा में अपना हिस्सेदारी रखते हैं। और सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर में हमारा भारत का स्थान कितना है? तो तीसरे नंबर पे हमारा रैंक है। टेली डेंसिटी के संदर्भ में भी हमारा वृद्धि दर्ज किया गया है, ये भी हम देख रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो अक्टूबर 2025 तक 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों पर नल से स्वच्छ जल की सुविधा है। और ये हमारा जल जीवन मिशन कब स्टार्ट किया गया था? तो ये हमारा अगस्त 2019 में स्टार्ट हुआ था जल जीवन मिशन। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन सशक्त प्रतिस्पर्धी विकासशील भारत, हमारा विकासशील भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2025-26 के दौरान 31 दिसंबर 2025 तक देश में कुल 38.61 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। और इसमें देखिए हमारा सौर ऊर्जा की हम बात करें तो 4.47 गीगावाट, पवन ऊर्जा की बात करें तो 0.03 गीगावाट, और जैव ऊर्जा की बात करें तो 3.24 गीगावाट ऊर्जा हम पैदा करते हैं। तो हम सबसे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हम सौर ऊर्जा बनाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी जो उपलब्धियां और भविष्य की जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसके अंतर्गत 14.71 लाख विद्यालयों में कितना, देखिए 24.69 करोड़ छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो ये सब डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे छोड़ देंगे हम। पीएम पोषण शक्ति निर्माण और समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं को भी इसमें समानता से बढ़ावा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा की हम बात करते हैं तो उच्च शिक्षा में आप देखिए वर्तमान देश में यानी कि 23 ITI, 23 IIM और 20 एम्स है। और साथ ही जंजीबार और अबू धाबी में 2 अंतर्राष्ट्रीय IIT परिसर की स्थापना की गई है। NEP के तहत 2035 में 50% GI यानी कि सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 153 विश्वविद्यालयों ने लचीली प्रवेश निकास व्यवस्था को लागू कर दिया है, यानी कि वर्ष में 2 बार हम एडमिशन लेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमारा 1990 के बाद जो भारत में मातृ मृत्यु दर की हम बात करें तो 86% की कमी आई है, जो कि 48% वैश्विक औसत गिरावट से काफ़ी ज़्यादा अधिक है। तो 2024-25 में मातृ मृत्यु दर कितना है? तो 8% की कमी रही है। पाँच वर्ष से कम आयु के मृत्यु दर की बात करेंगे, आयु की मृत्यु दर जो है वो 78% की गिरावट हासिल की गई है इसमें। और नवजात मृत्यु दर की बात करेंगे तो 70% से अधिक कमी दर्ज की गई है। शिशु मृत्यु दर जो IMR में 37% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। रोजगार और कौशल विकास, उन्नत कौशल की बात करेंगे तो इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक पॉइंट हमारा ये इम्पोर्टेंट है
कि जो जनवरी 2026 तक ई श्रम पोर्टल में 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक का सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगति भागीदारी से साझेदारी, यानी ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी काम किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में बजट के अनुमान के अनुसार एसएससी यानी कि जो जीडीपी का हमारा जीडीपी का जो 7.9% रहा है, जो वित्त वर्ष 2024-25 जो संशोधन अनुमान लगाया गया वो 7.7% तथा वित्त वर्ष जो 23-24 में था वो 7%। तो अभी हमारा कितना जीडीपी रखा गया अनुमान, तो 7.9%। दिसंबर 2025 तक जो स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन समीक्षा लगभग 3.44 लाख अधिसूचित गांवों के लक्ष्य के मुकाबले में 3.2 लाख गांवों में पूर्ण किया जा चुका है। ये डेटा हमारा था। आगे भारत में एआई परिस्थितिकी तंत्र का विकास, यानी कि एआई के बारे में बात करते हैं, तो एआई पे भी काफी काम किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं शहरीकरण, भारत के जो शहरी तंत्र को जो हमारा उन्नत बनाने के लिए, इसके लिए भी काम किया गया है। आयात प्रतिस्थापन से सामरिक लचीलेपन और सामरिक अपरिहार्यता तक, यानी कि हम बात करते हैं तो आयात, हमारा जो आयात होता है, हम आयात करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे पॉइंट थे हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने हाईलाइट कर दिया। हमने देखा हमारा ये आर्थिक सर्वेक्षण का रहा, ये हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का क्लास आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहे। थैंक यू सो मच।